हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए आज के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो है G20 अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 51A(G) और गांठदार त्वचा रोग और गर्मी का तनाव, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम और राष्ट्रीय पशुधन मिशन और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 है। और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो भारत में पशुधन क्षेत्र से संबंधित चुनौतियां। तो चलिए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, आइए समझते हैं। G20 के कृषि कार्य समूह AWG के तहत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद में सतत पशुधन परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया गया। भारत में पशुधन क्षेत्र की स्थिति क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका परिचय जानते हैं। तो देखिए, पशुधन ग्रामीण समुदाय के 2/3 हिस्से को आजीविका प्रदान करता है। इसके साथ ही यह क्षेत्र देश की जीडीपी में लगभग 4% का योगदान देता है। भारत में डेयरी सबसे बड़ा एकल कृषि क्षेत्र है। भारत दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, जो वैश्विक दूध उत्पादन में 23% का योगदान देता है। 20वीं पशुधन जनगणना के अनुसार देश में लगभग 303.76 मिलियन गोवंश और मवेशी, भैंस, मिथुन और याक, 74.26 मिलियन भेड़ और 148.88 मिलियन बकरियां और 9.06 मिलियन सुअर और लगभग 851.81 मिलियन मुर्गियां हैं। खाद्य और कृषि संगठन कॉर्पोरेट सांख्यिकीय डेटाबेस FAO TAT उत्पादन डेटा 2020 के अनुसार भारत विश्व में अंडा उत्पादन में तीसरे और मांस उत्पादन में 8वें स्थान पर है। संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में समझते हैं। तो देखिए, अनुच्छेद 48 राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक आधार पर संगठित करने की दिशा में काम करेगा। गाय, यह गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू तथा माल ढोने वाले मवेशियों की नस्लों के संरक्षण एवं सुधार हेतु महत्वपूर्ण कदम उठाएगा तथा हत्या पर रोक लगाएगा। मौलिक कर्तव्य क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, अनुच्छेद 51A(G) के तहत जंगलों, झीलों, नदियों और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार करना तथा सभी जीवित प्रणालियों के प्रति दया दिखाना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। भारत में पशुधन क्षेत्र से संबंधित चुनौतियां क्या है, आइए समझते हैं। तो देखिए, संसाधन तथा चारे की कमी, अनाज एवं चारे सहित पशु आहार की मांग आपूर्ति से अधिक है, जिसके परिणाम स्वरूप किसानों को पशु पोषण हेतु उच्च लागत से समझौता करना पड़ता है। यह कमी पशुधन के स्वास्थ्य, उत्पादकता के साथ समग्र कल्याण को प्रभावित करती है, जिससे टिकाऊ चारा उत्पादन तथा वितरण के लिए नवीन समाधान की आवश्यकता होती है। भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान IGFRI के अनुसार भारत में हरे चारे की कमी 63.5% है तथा सूखे चारे की कमी 23.5% है। अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचा, पशु चिकित्सा सेवाओं एवं टीकों तक सीमित पहुंच रोग नियंत्रण के लिए खतरा उत्पन्न करती है, जिसे लगातार प्रकोप होता है, जो पशुधन उत्पादकता के साथ उपज की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए गांठदार त्वचा रोग या लंपी स्किन डिजीज, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण दबाव, अनियमित मौसम पैटर्न, जल की कमी तथा बढ़ता तापमान भोजन एवं जल की उपलब्धता दोनों को प्रभावित करते हैं, जिसे पशुधन गर्मी के तनाव और संबंधित बीमारियों के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI के एक अध्ययन में पाया गया कि गर्मी के तनाव के कारण भारत में गर्मी के महीनों के दौरान प्रति गाय प्रतिदिन दुग्ध उत्पादन 0.45 किलोग्राम कम हो गया। गुणवत्तापूर्ण प्रजनन और अनुवंशिक सुधार, भारत में पशुधन प्रजनन अक्सर गुणवत्तापूर्ण प्रजनन स्टॉक और अनुवंशिक सुधार कार्यक्रमों तक पहुंच के संदर्भ में सीमाओं का सामना
सामना करते हैं। भारत पशुपालन एवं डेयरी विभाग DAND के अनुसार भारत में प्रजनन योग्य मादा गोवंश में से केवल 30% ही कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं के अंतर्गत आते हैं। पशु कल्याण और नैतिक चिंताएं, पशु क्रूरता और अमानवीय प्रथाओं जैसे पशुपालन से संबंधित नैतिक मुद्दों ने हाल के वर्षों में अधिक ध्यान आकर्षित किया है। पशुधन क्षेत्र से संबंधित सरकारी पहल क्या है, आइए समझते हैं। तो देखिए, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम नेशनल एनिमल डिसीज सेंट्रल प्रोग्राम से NADCP, पशुपालन अवसंरचना विकास कोष और राष्ट्रीय पशुधन मिशन, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 और भारतीय पशु कल्याण बोर्ड AWBI की स्थापना वर्ष 1962 में अधिनियम की धारा 4 के तहत की गई थी। आगे की राह क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, पशुधन आहार के लिए पोषण संबंधी नवाचार, वैकल्पिक एवं सतत चारा स्रोतों में अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करना, पारंपरिक चारा फसलों पर निर्भरता कम करने के लिए कीट आधारित, प्रोटीन, शैवाल आधारित पूरक और उपोत्पाद उपयोग हेतु प्रौद्योगिकियों में निवेश करने की आवश्यकता है। पशुधन अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजनाएं, बायोगैस उत्पादन के लिए पशुधन अपशिष्ट का उपयोग करने वाले बायो एनर्जी संयंत्रों की स्थापना को बढ़ावा देना। यह न केवल अपशिष्ट प्रबंधन को संबोधित करता है, बल्कि ग्रामीण समुदायों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा भी उत्पन्न करता है। बायोगैस उत्पादन के उपोत्पादों का उपयोग जैविक उर्वरक के रूप में किया जा सकता है, जिससे संसाधन उपयोग की बाधा समाप्त होगी और स्थिरता बढ़ेगी। साथ ही कृषि अपशिष्ट को पौष्टिक पशु आहार में परिवर्तित करके चक्रीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देना, और जो पर्यावरण के अनुकूलन और लागत प्रभावी दोनों हो सकता है। आनुवंशिक निगरानी, भारत में पशुधन के लिए विशेष रूप से वायरस की आनुवंशिक निगरानी को मजबूत करने की आवश्यकता है, क्योंकि लंपी रोग का प्रकोप उच्च मृत्यु दर के साथ तेजी से फैल रहा है। इसलिए इस मुद्दे से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए इसकी आनुवंशिक संरचना की जांच करने और इसके व्यवहार का विश्लेषण करने की आवश्यकता है। वन हेल्थ दृष्टिकोण को अपनाना, व्यक्तियों, जानवरों, पौधों और पर्यावरण के अंतर संबंध को समझना तथा वन हेल्थ दृष्टिकोण को पहचानना महत्वपूर्ण है। अनुसंधान और ज्ञान साझा करने में अतः विषय सहयोग को प्रोत्साहित करने से स्वास्थ्य स्थिरता को बढ़ावा मिल सकता है तथा जूनोटिक के रोगों से प्रभावी ढंग से निपटा जा सकता है। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो इसका PDF हम आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज IAS इंस्टीट्यूट, आगाज IAS इंस्टीट्यूट, और टेलीग्राम चैनल का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। आप यहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हैं।